माना कि वक्त सता रहा है मगर बहुत कुछ सिखा भी रहा है। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी इवनिंग न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत समय बाद कल 20 जून को देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के खातों में सीधे 2-2 हजार रुपए की धनराशि आएगी। डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में। जिस तरह एक फिल्म में हीरो देश के गरीबों के खाते में बहुत बड़ी धनराशि ट्रांसफर कर देता है। मुझे अभी वो फिल्म का नाम तो याद नहीं आ रहा। चलिए फिलहाल दर्शकों को जानकारी के लिए बता दें, ये 23वीं किस्त है। हर 4 महीने में किसानों के खाते में आती है। इसको पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में तारकेश्वर में आयोजित एक कार्यक्रम में कल इसका श्री गणेश करेंगे, क्योंकि बंगाल अभी ताज़ा जीता है तो जनता में मैसेज अच्छा जाएगा। फिलहाल इस स्कीम का बेस ये है, किसान के रूप में उसकी भूमि का EKYC पूरा हो ऑनलाइन और आपको ये धनराशि मिल जाएगी। फिलहाल लोगों को इसमें एक बात खटकती है, कई लोगों ने मुझसे व्यक्तिगत भी कहा कि इसकी सबसे माइनस बात यह है कि जिन किसानों के पास सैकड़ों एकड़ भूमि है उनको भी उनके खाते में धनराशि 2-2 हजार रुपये चली जा रही है। उनको कतई इसकी जरूरत नहीं है। आजकल के परिप्रेक्ष्य में मिडिल ईस्ट यूथ का असर भारत जैसे देश पर कैसा पड़ता है, पेट्रोल डीजल गैस के साथ महंगाई की कैसी आग लगती है अपने देश में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश आपस में क्या क्या करते हैं, इसको लेकर फिल्म गवर्नर, जी हाँ, 1991 के भारतीय आर्थिक संकट पर आधारित एक बेहतरीन ड्रामा फिल्म है। फिल्म में मनोज बाजपेयी ने RBI गवर्नर द्वारा वेंकटरमन की मुख्य भूमिका निभाई है। फिल्म में यह दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने देश को दिवालियेपन से बचाने के लिए 67 टन सोना गिरवी रखने का कड़ा और साहसी निर्णय लिया गया। मेरे ख्याल से लोगों को ये फिल्म देखनी चाहिए, क्योंकि देश की आर्थिकी वास्तव में कैसी चल रही है, किससे कितना लोन लिया जा सकता है, IMF इत्यादि से किस तिकड़म से लोन लिया जाता है। हालांकि नेताओं और न जनता को देश की वास्तविक पिक्चर से संबंध होता है। उस समय फिल्म में इराक से अमेरिका लड़ रहा था, आज ईरान से। फिलहाल इसका हल्का विश्लेषण किया है। चलिए देश की अन्य खबरों पर एक नज़र डाल लेते हैं। देश की राजधानी से दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सर्दी शुरू होने से पहले महीनों में प्रतिबंधों और व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी दी और ली जा रही है, ताकि लोगों को बाद में असुविधा न हो। दिल्ली सरकार ने सर्दियों के महीनों के दौरान वायु प्रदूषण से अधिक प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। LG तरनजीत सिंह संधू ने गुरुवार को सभी विभागों को निर्देश दिया कि वे रिक्त ग्रुप C पदों पर सीधी भर्ती के पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण लागू करें और भर्ती नियमों में आवश्यक संशोधन पूरा करने के लिए 30 जून तक की सीमा निर्धारित की है। राज्यपाल के पूर्व सांसद नरेश गुजराल साइबर धोखाधड़ी में 7.5 करोड़ के शिकार हुए। पुलिस के अनुसार साइबर जालसाजों ने एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर उनका रूप धारण करके करीब 7.5 करोड़ रुपए का चूना लगाया और उनके एक कर्मचारी को कई बैंक खातों में धनराशि स्थानांतरित करने के लिए धोखा दिया। माउंट कैलाश स्थित अपने घर में डॉक्टर ने घरेलू सहायक की पीट कर चाकू गोदकर हत्या कर दी। अस्पताल से संचालित बाल तस्करी रैकेट में 13 लोग गिरफ्तार, 5 नवजात शिशुओं को बचाया गया। यमुना की सफाई के लिए गंगा के पानी को मोड़ने की नई योजना पर काम चल रहा है। जी हाँ, रेखा गुप्ता ने 14 जून को दिल्ली में यमुना किनारे स्थित 28 घाटों पर दिल्ली सरकार द्वारा आयोजित व्यापक स्वच्छता अभियान के तहत गीता कॉलोनी के दशमेश घाट पर मां यमुना नदी पर स्वच्छता अभियान में भाग लिया। केंद्र के अनुसार टेलीग्राम नए डार्क वेब में बदल गया है। जी हाँ, अभी जो रोक लगाई थी उन्होंने तर्क दिया है न्यायालय में कि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम नए डार्क वेब में परिवर्तित हो गया और कहा कि इसकी संरचना और गोपनीयता साइबर अपराधियों, धोखाधड़ी नेटवर्क और चरमपंथी और आतंकवादी समूहों परीक्षा पेपर में लीक में शामिल ऑपरेटर्स के लिए एक पसंदीदा उपकरण बना दिया है। मुंबई से बड़ी खबर ये आ रही है कि अदालत के आदेश के बावजूद बेस्ट कर्मचारियों की हड़ताल जारी। मुंबई में सार्वजनिक बस सेवाएं प्रभावित। प्रमुख मांगों में से यह है कि गीले पट्टे पर काम करने वाले संविदा श्रमिकों को उद्यम की मुख्य सेवा में शामिल किया जाए, साथ ही उन्हें ग्रेच्युटी इत्यादि सुविधाएं जो दी जाती हैं वो मिले। महिला ने आत्महत्या की। दहेज उत्पीड़न के आरोप में पति और ससुराल वालों को गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र के स्थानीय निकायों के द्विवार्षिक चुनावों में 99% मतदान का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। जी हाँ, महाराष्ट्र विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकरणों के निर्वाचन क्षेत्रों के लिए द्विवार्षिक और उपचुनाव 18 जून 2026 को संपन्न हुए, जिसमें 11 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुआ और कुल मतदान प्रतिशत 99% रहा। चुनाव अधिकारियों द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 7,047 पंजीकृत मतदाताओं में से 6,978 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और मतदान सुबह 8 बजे से शुरू हुआ और सभी निर्धारित मतदान केंद्रों पर शाम 4 बजे तक चला।
कर्नाटक एमएलसी चुनाव में विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारने से पार्टी विधायकों की वफादारी परखने में मदद मिली। एचडी कुमारस्वामी का कहना है कि चुनाव ने उन्हें सिखाया कि किसी पर भी अत्यधिक भरोसा नहीं करना चाहिए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग से भाजपा जेडीएस गठबंधन प्रभावित होगा। जेडीएस के उम्मीदवार गोविंद राजू को आवंटित कुल 22 वोटों के मुकाबले केवल 14 वोट मिले। जी हां, गुरुवार को कर्नाटक विधानसभा की 7 विधानसभा सीटों के लिए हुए चुनाव में क्रॉस वोटिंग से राज्य में भाजपा जेडीएस की गठबंधन की कमजोरियां फिलहाल उजागर होती नजर आ रही हैं। कांग्रेस की जीत और 11 अतिरिक्त वोटों ने डीकेएस की पहली परीक्षावन की छवि को मजबूत किया है। विधानसभा चुनाव में सभी 5 उम्मीदवारों की जीत और भाजपा तथा जनता दल के दल मतदान से कांग्रेस को मिले 11 अतिरिक्त वोटों से न केवल सत्तारूढ़ दल को उच्च सदन में स्पष्ट बहुमत मिलेगा, बल्कि इससे कांग्रेस के भीतर मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की छवि भी सुधरने की उम्मीद है। भाजपा की ओर से क्रॉस वोटिंग से पार्टी को शर्मिंदगी उठानी पड़ी, जिससे कर्नाटक इकाई पर हाईकमांड का नियंत्रण बढ़ने की संभावना है। केरल के संशोधित बजट में ड्रीम प्रोजेक्ट को प्रमुखता दी गई है। सतीशान ने भूमि सुधार 2.0 और रबर के एमएसपी में वृद्धि की घोषणा की है। केरल के संशोधित बजट की मुख्य बातें बीडी सतीशान ने बजट में समावेशी विकास और सतत विकास के साथ नए केरल का वादा किया गया। केरल के बजट में राज्य को एक अग्रणी एकीकृत बंदरगाह शहर बनाने की योजना प्रस्तुत की गई है। राज्य की 600 किलोमीटर लंबी तटरेखा, 17 गैर प्रमुख बंदरगाह, 2 प्रमुख बंदरगाह और इसके व्यापक सड़क, रेल, समुद्री और अंतर्राज्यीय जलमार्ग नेटवर्क की एकीकृत शक्तियों का उपयोग करने का प्रस्ताव है। केरल के मुख्यमंत्री सतीशान ने घोषणा की औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने में आने वाली संरचनात्मक चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक भूमि प्रबंधन नीति तैयार की जाएगी। केरल बजट को लेकर अखिल भारतीय परमिट वाले वाहनों पर कर में 50% की कटौती के फैसले से केरल में वाहनों की विदेशी पंजीकरण में कमी आने की उम्मीद है। तमिलनाडु विधानसभा ने कर्नाटक सरकार के मेकेदातु बांध प्रस्ताव के खिलाफ सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 13 मई को तमिलनाडु में विश्वास मत की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका अस्पष्ट आरोप पर आधारित है। तमिलनाडु सरकार द्वारा पुरंदर हवाई अड्डे के स्थान पर नए हवाई अड्डे की तलाश करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बंगाल के विपक्ष के विवाद में अंतरिम राहत देने से बिल्कुल इनकार कर दिया। अदालत ने ऋतुप्रता बनर्जी को विपक्ष का नेता मान्यता देने के स्पीकर के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है और फिलहाल सभी दलों से हलफनामे मांगे। अमरावती क्वांटम सुविधा ने घर में निर्मित रेफ्रिजरेटर को 269 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी में स्वदेशी डाइल्यूशन रेफ्रिजरेटर के साथ, जिसे क्यूबिट फोर्स और एसआरएम यूनिवर्सिटी एपी द्वारा स्थापित किया गया। जी हाँ, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एमपीपीएससी की एसई 2025 मुख्य परीक्षा पर लगी रोक हटा दी है। बिहार से बड़ी खबर यह आ रही है कि एसडी संजय बिहार के नए एडवोकेट जनरल नियुक्त किए गए हैं। एसडी संजय वर्तमान में भारत के सहायक महासचिव हैं और सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मणिपुर से खबर यह आ रही है कि एमआईएफ में संघर्षरत मणिपुर से बनी युद्ध विरोधी वृत्तचित्र दिखाई जाएगी, जिससे लोगों को वास्तविकता बता रहे हैं। आज डीएम ने लोकल पे जो फुटपाथ हैं, बोर्ड लगे हैं ऐसे, जिससे लोगों को चलने फिरने में दिक्कत आती है, इसके लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि इन पर कार्रवाई की जाए। इधर दूसरी ओर नीट को लेकर बड़ी तैयारी है। जी हाँ, नीट 21 तारीख को है और रेलवे ने भी सुविधा दी है, तो बसों की सुविधा है ही है। तो इस तरह तमाम चीज़ें चल रही हैं। आशा है आपको खबरें अपडेट रख रही होंगी और चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रही होंगी। अपने विचार और सुझाव साझा करें। कल फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए। जय हिंद।